नमस्कार साथियों, आप सभी का एसएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कल अपने भारत के भूगोल के बारे में पढ़ा। भारत का ग्लोब पर स्थान, लोकेशन और भारत के पड़ोसी देश और देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम भारत के जो स्टेट है उनको पढ़ेंगे, इनके जो यूटी है उनको पढ़ेंगे और इसके बाद में जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत के स्टेट है इनको भी पढ़ेंगे। और कल हमने पढ़ा था कि भारत के कितने स्टेट है और इनकी सीमा किस किस देश से लगती है। 7 पड़ोसी देशों से लगती है और सर्वाधिक सीमा भारत की सबसे अधिक सीमा है जो बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम रेखा है जो अफ़गानिस्तान से लगती है जो अस्थायी है। और वर्तमान में जो अभी सबसे कम सीमा स्थायी रूप से लग रही है वो है भूटान की 699 किलोमीटर है। और आज हम पढ़ेंगे कि भारत के स्टेट के बारे में। सबसे पहले अगर हम भारत की जियोग्राफी को पढ़े तो हमें भारत के जो स्टेट कहाँ पर है हमें मैप भरना आना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम भारत के जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में वर्तमान में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूटी, यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले हम भारत के जो यूटी है उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक स्टेट था जम्मू कश्मीर। इकतीस अक्टूबर 2019 से पहले तक यहाँ पर एक स्टेट था जम्मू कश्मीर। उस स्टेट को भारत सरकार ने 2 भागों में डिवाइड करके 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। यह है जम्मू कश्मीर और इसे नाम दे दिया लद्दाख। इन दोनों की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने इन 2 को यूटी बना दिया। और लद्दाख का अपना हाई कोर्ट नहीं है, जम्मू कश्मीर की अपना हाई कोर्ट है। और जम्मू जो यूटी है ये भारत का तीसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर है जो भारत का तीसरा ऐसा 3rd यूटी है जिसकी अपनी विधानसभा है, अपनी विधानसभा। इससे पहले भारत के 2 और यूटी है, उनकी अपनी यूनियन टेरिटरी है जिनकी अपनी विधानसभा है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जो जम्मू है, राजधानी। इसकी राजधानी जम्मू है। और लद्दाख की जो कैपिटल है लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। भारत का सबसे बड़ा यूटी लद्दाख है। लद्दाख का क्षेत्रफल
1,66,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख है। इसके बाद में ये भारत का 1 नंबर, ये 2, यहाँ पर एक है दमन दीव और दादर और नागर हवेली। यहाँ पर एक यूटी है लक्षद्वीप, और यहाँ पर एक यूटी है चंडीगढ़। और ये एक यूटी है न्यू दिल्ली। यहाँ पर एक यूटी है अंडमान निकोबार। और यहाँ पर एक यूटी है पुदुचेरी। ये 8 भारत के यूनियन टेरिटरी है। पुदुचेरी हमने जम्मू और लद्दाख के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चंडीगढ़ के बारे में। यहाँ पर एक यूटी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को 1966 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 1966 में चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का दोनों की कैपिटल है। भारत के 2 एकमात्र ऐसे स्टेट है जिनकी दोनों की एक ही कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है और इन दोनों का हाई कोर्ट भी है। संयुक्त रूप से दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ है। उसके बाद में यहाँ पर एक यूटी है दिल्ली। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली को यूटी एक नवंबर 1956 को बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को 3 यूटी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। एक था दिल्ली, इसी के साथ में एक बनाया गया था लक्षद्वीप को, और एक अंडमान निकोबार। इन तीनों को 96 में 1956 के अंदर इन तीनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। दिल्ली की स्थापना के बारे में बात करें तो दिल्ली की स्थापना 1137 में अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। दिल्ली की स्थापना 1137 में अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी और दिल्ली भी एक ऐसी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा और हाई कोर्ट है। दिल्ली में विधानसभा की स्थापना और इसको यूटी बनाया गया था। 1956 में इसको यूटी बना लिया गया था और उसके बाद में 70वें संविधान 70 और 69 दिल्ली में 70वें संविधान संशोधन 92 में विधानसभा की स्थापना की गई थी।
इसके बाद में यहाँ पर एक यूटी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की स्थापना भी 1956 में की गई थी। इसको यूटी बनाया गया था और इस लक्षद्वीप की जो कैपिटल है, राजधानी, वो है कावारती। कावारती लक्षद्वीप की कैपिटल है। 1956 में इसको यूटी बनाया गया था। यह एक मूंगा की चट्टानों से बना हुआ द्वीप है। लक्षद्वीप परवाल या मूंगा द्वीप, यह एक परवाल नाम के समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीव होते हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। उन जीवों को, जो जीव मर जाते हैं, एक जगह पर जमा हो जाने के कारण इस द्वीप का निर्माण हुआ है। इसे कोरल रीफ या परवाल मूंगा की चट्टानें हैं इसमें। और इसी समय 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार को भी, यहाँ पर एक भारत का द्वीप है अंडमान निकोबार, 1956 को इसे भी यूटी बना दिया गया था। यह भारत का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। और अंडमान द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसकी डिटेल में अंडमान निकोबार, इसको 1956 में यूटी बनाया गया था। ये भारत का सेकंड सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इस केंद्र शासित प्रदेश को 2 भागों में एक विभाजित किया गया है। इसके बीच में यहाँ पर एक 10 डिग्री चैनल है। दस डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दोनों को अलग किया जाता है। और यहाँ पर एक 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस चैनल को ग्रांड चैनल भी कहते हैं। ग्रांड चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग किया जाता है। और यहाँ पर इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, यहाँ पर भारत की एकमात्र बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी भारत की एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी। और इसी द्वीप पर भारत की जो सुषुप्त
ज्वालामुखी है नारकोडम। अंडमान निकोबार पर भारत की एक्टिव वोल्केनो है बेरन। बेरन द्वीप पर स्थित होने के कारण बेरन ज्वालामुखी कहते हैं। और एक है सुश्रुप्त, इसे कहते हैं नारकोडम। नारकोडम ज्वालामुखी भारत की सुश्रुप्त ज्वालामुखी है। एक्टिव का अर्थ है कि ये कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है, और जो सुश्रुप्त है इसमें कभी भी ये शांत है। शांत ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में कभी भी विस्फोट नहीं होने के चांस है। और यहीं पर अंडमान निकोबार में अभी कुछ समय पहले भारत के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों के नाम इक्कीस द्वीपों के नाम 21 परमवीर विजेताओं के नाम पर रखा गया है। उससे पहले यहाँ पर कुछ द्वीप है, जैसे एक था रोस द्वीप। रोस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। एक था हेवलॉक द्वीप। हेवलॉक द्वीप का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। और एक द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर भी रखा गया है। इस अंडमान निकोबार के ऊपर यहाँ पर एक अंडमान निकोबार और म्यांमार को एक कोको चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। कोको चैनल, यह अंडमान निकोबार के लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार के लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार से अलग करता है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार के ही ग्रेट निकोबार या दक्षिणी अंडमान पर दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की कैपिटल है जो पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और यहीं पर ही भारत के जो कैदी होते थे उन काला पानी की सज़ा दी जाती थी। जिस टाइम भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, अंग्रेज़ों के अधीन भारत जिस टाइम था, उस टाइम भारत के जो कैदी अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, जिनमें वीडी सावरकर वीर सावरकर थे, उनको काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। वो भी यहीं पे पोर्ट ब्लेयर में जेल है। यह द्वीप 200 द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप 200 द्वीपों का समूह है। भारत में कुल 247 द्वीप है, जिनमें से 204 द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, और
बाकी के द्वीप है जो यहाँ पर है लक्षद्वीप। इस जो जेल है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में, इसे कहते हैं सेल्यूलर जेल। पोर्ट ब्लेयर में जो जेल है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, इसे सेल्यूलर जेल कहते हैं। इस द्वीप को हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसको यहाँ पर 10 डिग्री चैनल के द्वारा दोनों को, अंडमान को निकोबार से अलग किया जाता है, और यहाँ पर एक अंडमान ग्रेट निकोबार को निकोबार से अलग करने के लिए यहाँ पर एक चैनल है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक द्वीप समूह है, इसे कहते हैं दमन दीव, दादर और नागर हवेली। दमन दीव, दादर और नागर हवेली, इसकी ये पहले दोनों द्वीप अलग अलग थे। 2020 से पहले ये दोनों द्वीप अलग थे। 2020 में केंद्र सरकार ने इन दमन दीव और दादर और नागर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक यूटी बना लिया। और इसकी जो कैपिटल है दमन दीव, दादर और नागर हवेली की जो राजधानी है वो है दमन। 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा इन दोनों को मिलाकर एक द्वीप बना लिया गया था। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, दमन दीव और दादर और नागर हवेली में 3 जिले हैं। यह गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। यह भारत का तटीय प्रदेश में स्थित यूनियन टेरिटरी है, और पुदुचेरी भी तटीय प्रदेश में स्थित है। और भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप है, ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जो द्वीपीय यूरो द्वीप है। और यह पुदुचेरी और दादर और नागर हवेली दोनों तटीय प्रदेश में स्थित 2 यूनियन टेरिटरी है। यह गुजरात के पास में स्थित होने है, और यहाँ पर छोटे छोटे और भी कई द्वीप हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पुदुचेरी के बारे में। यह जो लक्षद्वीप था, यहाँ पर एक भारत का यूटी लक्षद्वीप था। यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय लक्षद्वीप और मिनिकॉय को दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर एक चैनल है, और इसी के नीचे यहाँ पर मालदीव देश है। मालदीव और मिनिकॉय को सेपरेट करने के लिए 8 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने के लिए 9 डिग्री चैनल है।
ये भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है, महल भाषा। ये महल भाषा मालदीव की भाषा से प्रेरित है। मालदीव देश में महल भाषा बोली जाती है, इसी कारण पास में होने के कारण मिनिकॉय में भी महल भाषा बोली जाती है। इस लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप। एंड्रोट द्वीप करके है, वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ पर एक पिटली वन्यजीव अभयारण्य भी है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। छत्तीस द्वीप का समूह है और यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 32 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है। यह भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर कुछ ही द्वीपों पर हमें पर्यटन की अनुमति है और कुछ द्वीप है जो एकदम खाली पड़े हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा एयरपोर्ट, वन्यजीव अभयारण्य और पर्यटन की काफ़ी सुविधाएं विकसित की गई है। अब हम पढ़ेंगे पुदुचेरी के बारे में। यहाँ पर एक भारत का यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। पुदुचेरी फ्रांस के अधीन था। उन्नीस सौ चौपन में 1954 में भारत सरकार ने इसे यूनियन टेरिटरी बनाया था। भारत आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद भारत सरकार ने फ्रांस सरकार से इसको लेने के लिए कई आवेदन किए थे। उसके बाद में फ्रांस ने भारत सरकार को दे दिया था और 1954 में इसे यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश 1954 में बना दिया गया था। यहाँ पर 3 जिले हैं। पुदुचेरी में 3 ये 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। भारत का एकमात्र यूनियन टेरिटरी जो 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। यहाँ पर पुदुचेरी और यहाँ पर है कराई कनाल। ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है यह है तमिलनाडु में स्थित। यहाँ पर है एक जो केरला में यहाँ पर एक जगह है माहे। यह भी पुदुचेरी का भाग है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है यनम। यनम है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, माई है जो केरल में स्थित है, पुदुचेरी और कराई कनाल है जो तमिलनाडु में स्थित है। यह फ्रांस के अधीन था, उसके बाद में भारत सरकार ने ले लिया। यह भारत का तीसरा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी विधानसभा है। विधानसभा वाले यूटी
विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरी, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में एक है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी, और तीसरा है जम्मू कश्मीर। इनमें से तीनों में विधानसभा स्थित है। 17वें संविधान संशोधन के द्वारा पुदुचेरी और दिल्ली दोनों में ही विधानसभा की स्थापना की गई थी। जम्मू कश्मीर 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटी बनाने के बाद लद्दाख में विधानसभा नहीं है, जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा है, जिसके अभी चुनाव लगभग 2025 में होने वाले हैं। हमने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे भारत के स्टेट है इनके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है पंजाब, यहाँ पर है हरियाणा, यहाँ पर है उत्तराखंड, यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर है गुजरात, राजस्थान के साइड में इधर है एमपी, यहाँ पर है यूपी, यूपी के पूर्वी तरफ में है बिहार, यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम। सिक्किम के नीचे की तरफ जो स्टेट है यह है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से जो भारत के पूर्वी स्टेट है यह है, इन्हें कहते हैं 7 सिस्टर। इनमें सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणा के पास नाग, नाग के पास मणि, मणि मिले तो मजे ही मजे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के नीचे है नागालैंड, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, मणिपुर के नीचे है मिजोरम, यहाँ पर है एक असम, असम के नीचे है मेघालय, मेघालय से नीचे है त्रिपुरा, भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, और असम एक ऐसा स्टेट है जिसकी बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगती है। कल हमने पड़ोसी देशों की सीमा के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर असम और त्रिपुरा के बीच में त्रिपुरा, इनके बीच में बांग्लादेश और बांग्लादेश, असम और त्रिपुरा के बीच में 0 डिग्री लाइन कहते हैं, बॉर्डर को 0 डिग्री कहते हैं। भारत आज़ाद होने से पहले यहाँ इसी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा थी इसे रेड क्लिफ लाइन कहते थे। 71 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया, उसके बाद में इस सीमा रेखा का जो त्रिपुरा और असम के बीच में है इसका नाम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। अब हम प्रायद्वीपीय भारत के जो स्टेट है, प्रायद्वीपीय भारत में 10 स्टेट है।
10 राज्य है। जिनमें से 9 स्टेट है जो तटीय राज्य है। और एक स्टेट जो बीच में है यहाँ पर, तेलंगाना, ये 10वां स्टेट है और ये किसी भी समुद्री तट से नहीं लगता है, इसलिए 9 स्टेट है जो जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। अब हम पढ़ेंगे भारत के तटीय प्रदेश की सीमा के बारे में। कल हमने भारत की सीमा रेखा की लंबाई के बारे में पढ़ा था। यह भारत की जो सीमा रेखा है तटीय प्रदेश की, मुख्य भूमि की जो सीमा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इनके तटों के अलग अलग नाम हैं और अगर हम द्वीपीय क्षेत्रफल को भी साथ में इंक्लूड करें तो 7516.6 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र दूरी है। यहाँ पर भारत की तटीय सीमा रेखा में प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो गुजरात स्टेट का तट सबसे लंबा है। गुजरात राज्य की सीमा समुद्र से सबसे ज़्यादा लगती है और इस तट का नाम है काकरापार तट। गुजरात का तट है, इसका नाम है काकरापार तट। यह कच्छ के रण से लेकर दमन दीव यूटी है वहाँ तक है। यहाँ पर 2 नदियाँ आती है मध्य प्रदेश से। एक का नाम है तापी, एक है नर्मदा। भारत के इस पूर्वी तट और यह है पश्चिमी तट। भारत के पश्चिमी तट पर जो नदियाँ गिरती है, सबसे ज़्यादातर नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है और जो पूर्वी तट पर नदियाँ समुद्र में मिलती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। भारत का पश्चिमी तट है जो तो चौड़ा है, नहीं संकरा है एकदम। जो पूर्वी तट है ये सबसे अधिक चौड़ा है। यहाँ पर नदियों की इस जो गति है वो धीरे हो जाती है। जो नदियाँ अपने मार्ग में रेत वगैरह जो ले आती है वो जाकर समुद्र में छोड़ देती है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में डेल्टा बन जाता है। जो पश्चिमी भाग की नदियाँ हैं ये नदियाँ तीव्र गति से आती है और डेल्टा का निर्माण न करके ये एक ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। इस तट का नाम काकरापार तट है। इसकी यह है दमन दीव तक, दमन दीव से लेकर कच्छ की खाड़ी तक। यहाँ से दमन दीव से लेकर और गोवा तक तट है। इसे कहते हैं कोंकण तट, कोंकण या महाराष्ट्र का तट। इस तट में सबसे अधिक भारत में पेट्रोलियम खनिज
पेट्रोलियम की सबसे अधिक मात्रा है जो कोंकण तट पर है। यहीं पर भारत के बंदरगाह स्थित है। भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नाम से और महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट वगैरह कुछ एयरपोर्ट बना रखी है। उसके बाद में गोवा से लेकर मंगलोर तक गोवा से लेकर जो मंगलोर तक तट है इसे कहते हैं कन्नड़ तट। यह सर्वाधिक कर्नाटक स्टेट की सीमा से लगता है। इस तट पर सर्वाधिक लौह अयस्क सर्वाधिक लोहा निर्यात किया जाता है कन्नड़ तट के जो बंदरगाह है उनसे। उसके बाद में जो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक केरल स्टेट से लगता हुआ तट है, इसे कहते हैं मालाबार तट। यह भारत का मालाबार तट, भारत में सबसे पहले जो मानसून प्रवेश होता है वो मालाबार तट से होता है। इस मालाबार तट पर यहाँ पर कई झीलें हैं। मालाबार तट पर पश्च झीलें, बैकवाटर, यहाँ पर अष्टमुंडी, बेम्बनाड, यह झीलें है इस तट पर। इन झीलों में नौकायन प्रतियोगिता की जाती है। भारत का पूर्वी तट की जो चौड़ाई है औसतन 60 से 80 किलोमीटर ही चौड़ा है। इसलिए इस पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण किया जाता है। सर्वाधिक प्राकृतिक बंदरगाह, और जो पूर्वी तट है यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह, सबसे अधिक कृत्रिम बंदरगाहों गाह है जो भारत के पूर्वी तट पर है। अब हम भारत के पूर्वी तट को पढ़ेंगे। भारत का पूर्वी तट है जो मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड है। यहाँ पर एक नदी है सवर्ण रेखा नदी। सवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक भारत का पूर्वी तट है। यह 2 भागों में विभाजित है। सवर्ण रेखा नदी से यहाँ पर महानदी है ओडिशा में। इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। या उत्कल तट। उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट कहते हैं।
इससे नीचे जो है इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। जो स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक जो तट है, इसको उत्तरी सरकार और उत्कल तट कहते हैं। इसके नीचे इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इसी तट पर कुछ झीलें हैं। यहाँ पर एक झील है पुल्लीकट झील। और एक है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। पुल्लीकट झील में इसरो का सतीश धवन केंद्र स्थित है। इसरो का सतीश धवन केंद्र। यह भारत का रॉकेट लॉन्चिंग साइट है और यहाँ पर कई जिले हैं, उनमें नौकायान प्रतियोगिताएं की जाती है। यहाँ पर एक व्हीलर द्वीप है, चांदीपुर द्वीप उड़ीसा में है। चांदीपुर द्वीप से भारत में जो मिसाइल टेस्टिंग किए जाते हैं वो सभी चांदीपुर झील, चांदीपुर स्टेशन से ही किए जाते हैं। कोरोमंडल तट में आते और जाते दोनों मानसून से बारिश होने वाली जो वर्षा होती है, जिस टाइम मानसून का प्रवेश भारत में होता है उस टाइम भी बारिश होती है, और लौटते हुए मानसून से भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में लौटते हुए मानसून से भी बारिश होती है। इस तट पर सर्वाधिक खेती की जाती है। भारत के पूर्वी तट पर खेती की जाती है और यह 200 किलोमीटर औसतन 200 किलोमीटर चौड़ा है। इस तट की चौड़ाई अधिक होने के कारण यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो बंदरगाह है उनसे कोलकाता में बंदरगाह है, वहाँ से सर्वाधिक जूट का निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है, उस बंदरगाह से लौह ऐसक आदि जो बॉक्साइट आदि इनका सर्वाधिक निर्यात जापान वगैरह, रशिया, इन देशों को किया जाता है। और अब हम यहाँ पर भारत के कुछ द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर है एक द्वीप गुजरात में, इस द्वीप को कहते हैं आलियावेट द्वीप। और यहाँ पर एक द्वीप है महाराष्ट्र में, इसे कहते हैं सालसेट द्वीप। यहाँ पर भारत का तमिलनाडु राज्य में जो यहाँ पर तमिलनाडु का रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है। रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट
से आगे एक द्वीप है पम्बन द्वीप। ये तमिलनाडु राज्य के अंदर है, ये समुद्र में स्थित द्वीप है। इस द्वीप से, पम्बन द्वीप से आगे श्रीलंका और पम्बन द्वीप को जोड़ने के लिए यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट है, यहाँ पर तमिलनाडु का एक जिला है रामनाथपुरम। और यहाँ पर एक देश है श्रीलंका। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक द्वीप है पम्बन द्वीप। यह तमिलनाडु का है। इससे आगे इस पम्बन द्वीप पर भारत का सबसे बड़ा धाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम धाम पम्बन द्वीप पर यहाँ पर स्थित है। उसके आगे पम्बन द्वीप से यहाँ पर धनुषकोडी, धनुषकोडी से श्रीलंका के है तेलया मनार। इन दोनों के बीच में राम सेतु या आदम पुल जिसे कहते हैं वो है। और श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक मन्नार की खाड़ी स्थित है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और इन भारत और श्रीलंका के बीच में एक और द्वीप है, अभी जो हाल ही में काफ़ी विवादित रहा था। यहाँ पर एक द्वीप है कच्चा तीवू द्वीप। कच्चा तीवू द्वीप, इसे 1972 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे श्री भंडार नायके, विश्व के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री भंडार नायके। उन्हें उपहार के रूप में कच्चा तीवू द्वीप दे दिया था। ये हाल ही में अभी 2024 में काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है। उस समय के जिस टाइम भारत सरकार ने यहाँ पर तमिल भाषी लोग सर्वाधिक रहते हैं और तमिलनाडु के सीएम थे करुणानिधि, उन्होंने काफ़ी विरोध किया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की थी कि इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लिया जाए और यह काफ़ी विवादित द्वीप भी रहा है। और यहाँ पर एक द्वीप है वेस्ट बंगाल की हुगली नदी के सामने, गंगा सागर द्वीप। यह 20 किलोमीटर चौड़ा द्वीप है और यह हुगली नदी के सामने है। हुगली नदी के सामने गंगा सागर द्वीप स्थित है। यहाँ पर एक ओडिशा में द्वीप है व्हीलर द्वीप। इस द्वीप का नाम वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है और ये 50 किलोमीटर चौड़ा द्वीप है। यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग किए जाते हैं
इस प्रकार भारत में इस प्रकार भारत के कुल जो राज्य क्षेत्र स्टेट है, यहाँ पर 247 द्वीप है, 247 द्वीप है, जिन पर भारत का अधिकार है, जिनमें से 204 द्वीप है जो है बे ऑफ बंगाल में, और जो 43 द्वीप है यह है अरब सागर में। अब हम भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है, किसी भी देश के पास में, जिस देश के पास में समुद्र होता है, तो उस देश की कितने दूरी तक के जो समुद्र है उसको उस देश के अधिकार क्षेत्र में माना जाए। इसके लिए यूएन की एक संधि हुई थी समुद्री क्षेत्र को लेकर। समुद्री क्षेत्र को लेकर एक संधि हुई थी 1982 में, जमैका संधि हुई थी। जमैका एक देश है, वहाँ पर संधि हुई थी। उस संधि के तहत इन्होंने किसी भी देश के पास में 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को उस देश के एक तरह से अधिकार क्षेत्र में मान लिया था। इसको भी 3 अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया था। यहाँ पर कुल जो भारत की सीमा है, इसके पास में बारह नॉटिकल माइल, यह जो दूरी है, एक जो नॉटिकल माइल होता है, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होते हैं, और इससे 12 नॉटिकल क्षेत्र को एक नाम दिया गया प्रादेशिक सीमा, 12 नॉटिकल माइल तक। प्रादेशिक सीमा। और यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल तक जिस देश के सीमा रेखा के समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक प्रादेशिक सीमा नाम दिया गया, यहाँ पर उस देश को संपूर्ण अधिकार दिए गए, संपूर्ण अधिकार। बारह नॉटिकल माइल तक जो भी संसाधन होगा वो उसी देश का होगा। इसे नाम दिया गया प्रादेशिक सीमा। यहाँ से
24 नॉटिकल माइल तक, यह जो दूरी है, चौबीस नॉटिकल माइल तक, इस क्षेत्र को नाम दिया गया सलंगन सीमा। चौबीस नॉटिकल माइल को सलंगन सीमा नाम दिया गया और यहाँ पर किसी भी देश को वित्तीय अधिकार दिए गए। वित्तीय अधिकार इस क्षेत्र में, ये जो पड़ोसी देश, जिस क्षेत्र का ये क्षेत्र है, जिस देश का, वो टैक्स लगा सकता है, ड्यूटी, चौबीस नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल के बाद में 12 नॉटिकल माइल तक आगे जो क्षेत्र है, इस पर कोई भी देश वित्तीय अधिकार उस देश के सुरक्षित रखे गए हैं और संसाधनों पर अधिकार, टैक्स, ड्यूटी लगा सकता है। और उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल तक, मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल माइल, यहाँ से यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक, और ये 12 नॉटिकल माइल तक है, और सलंगन क्षेत्र है, इसे 24 नॉटिकल माइल तक, यह है 12 नॉटिकल माइल तक। और ये है 200 नॉटिकल माइल। यहाँ तक का जो भारत की मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल माइल तक की जो एरिया है, इसे कहा गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कोई भी देश है जो संसाधनों का दोहन कर सकता है, संसाधन दोहन कर सकता है, लेकिन किसी भी चीज पर पूर्ण अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी संसाधन है या कोई भी द्वीप है तो उस पर पूर्ण अधिकार उस देश का, जो अगर नया कोई द्वीप बन जाए तो उस पर पूर्ण अधिकार नहीं होगा। इस क्षेत्र में जो 12 नॉटिकल माइल तक है, यहाँ तक कोई भी देश अपने द्वीप का निर्माण भी कर सकता है। और 24 नॉटिकल माइल तक है जो सलंगन सीमा के अंदर वो देश कस्टम ड्यूटी लगा सकता है, उस देश के वित्तीय अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। और 200 नॉटिकल माइल सलंगन, अगर हम प्रादेशिक सीमा को देखें तो यह 12 नॉटिकल माइल तक है, और सलंगन सीमा को देखें तो यह तट से 24 नॉटिकल माइल तक है, यह भी कुल 12 नॉटिकल माइल ही है। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इसकी
अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो 174 किलोमीटर, 174 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में जो यहाँ का क्षेत्र है, इससे बाहर का क्षेत्र है जो 200 नॉटिकल माइल के बाहर का क्षेत्र, इसे कहते हैं उच्च सागरीय क्षेत्र। इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा। यह सभी देशों का सम्मिलित रूप से संसाधन जिनमें है वो इनके होंगे। कोई भी देश इसमें अनुसंधान कर सकता है या कोई भी प्रकार की गतिविधि है जो कर सकता है। तो आज हमने भारत के जो स्टेट, यूटी और भारत के तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ा, इनकी सीमा की लंबाई, और भारत के जो द्वीप है उनके बारे में पढ़ा। भारत की समुद्र में सीमा रेखा है, उसके बाद जो 3 प्रकार की है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो ये आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बताना। हम इससे आगे का है जो कल पढ़ेंगे।